हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिनव सक्सेना और आज हम बात करेंगे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के बारे में और हम एक इसका डिटेल्ड ओवरव्यू करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि क्लास 11 और क्लास 12th में कौन कौन से ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ाए जाते हैं, उनका सिलेबस क्या होता है, डिटेल्ड सिलेबस क्या होता है, किस तरह की चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होते हैं मैंडेटरी सब्जेक्ट्स और एक होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। मैंडेटरी सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो आपके स्कूल्स में होते ही हैं, वो इनबिल्ट है आपकी ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई में, जो आपको लेने ही हैं। वो सब्जेक्ट्स इन चार में से तीन सब्जेक्ट्स हो सकते हैं: हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी। इन चार में से तीन सब्जेक्ट्स, एक सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है जो आपके कॉलेज में अवेलेबल ना हो तो वो आप ऑप्ट नहीं कर सकते, लेकिन इन चार में से तीन सब्जेक्ट्स हमेशा मैंडेटरी होते ही हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स का वो होता है इस वे में: हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, और ऑप्शनल में आप ऑप्ट कर सकते हैं साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स। तो गाइस, बहुत बार ऐसा होता है कि हम ह्यूमैनिटीज़ एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेते हैं 11th या 12th में, या इस कश्मकश में होते हैं कि हम ऑप्ट करें या ना करें। उसकी उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना एक डिटेल्ड ओवरव्यू बनाया जाए ह्यूमैनिटीज़ के मैंडेटरी सब्जेक्ट्स का, जिससे आपको ये पता चलेगा अगर आप 11th में ह्यूमैनिटीज़ एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो आप क्या पढ़ने वाले हैं, क्या वो इंटरेस्टिंग है नहीं है, ये आप अपने पर्सनैलिटी के बिहेवियर के अकॉर्डिंग तय कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट आप उस लैक ऑफ नॉलेज में नहीं रहेंगे जहां आपको पता ही नहीं होता कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है हमारा वो है हिस्ट्री। 11th में हिस्ट्री चार सेक्शंस में या चार यूनिट्स में डिवाइडेड है: अर्ली सोसाइटीज, एम्पायर्स, चेंजिंग ट्रेडिशंस और पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। इनमें और डिटेल में हम क्या पढ़ते हैं, आइए अब ये देखते हैं। तो बेसिकली सेक्शन ए जो अर्ली सोसाइटीज है, इसमें जो ऊपर ऊपर से अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, अर्ली सोसाइटीज या फिर सोसाइटीज क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड, मतलब जो सोसाइटीज थी उनका वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, कैसे उन्होंने एक मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ अपना रुख मोड़ा। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, ये वो समय होगा किसी भी देश के लिए, किसी भी देश काल परिस्थिति के लिए या फिर कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस के लिए, जब कोई भी सिविलाइजेशन शुरू हुई होगी। जैसे इंडिया में मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन माना जाता है, तो इंडिया में जब हम पढ़ेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम तो हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन। ईस्ट की बात करें तो, मिडिल ईस्ट की बात करें तो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और रोमन एम्पायर वगैरह। सेक्शन बी में है एम्पायर्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, किसी भी सब्जेक्ट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही होगा जिससे आप फेमिलियर हो जाएं उस टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जिसमें हम पढ़ेंगे कि एम्पायर्स क्या होते हैं। एन एम्पायर्स अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, ये था रोमन एम्पायर्स जो 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था। इसको लेके फर्दर स्टडीज करेंगे। सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, जो भी इस्लामिक इन्वेजन हुए उन्होंने जो लैंड ऑक्यूपाई की वो, और ये नोमैडिक एम्पायर, ये 3 एम्पायर्स आपके सिलेबस में हैं सेक्शन बी में। इन्हें हम स्टडी करेंगे क्लास 11th में। इसके अलावा दो और सेक्शंस हैं जिन्हें हम क्लास 11th में ही स्टडी करते हैं। ये है चेंजिंग ट्रेडिशंस। इसका भी सिंपली सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, ट्रेडिशंस क्या थे, कैसे इन्हें फॉलो किया गया, 3 ऑर्डर्स, चेंजिंग कल्चर्स, ट्रेडिशन, या आप समझ ही गए होंगे इसके नाम से, एंड कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स, कैसे कल्चर्स की अदला बदली हुई और कैसे कोई भी कल्चर इस वे में आया। जैसे अब अगर हम आज दिवाली का फेस्टिवल मनाते हैं तो ये कल्चर कहाँ से शुरू हुआ होगा। इस पे जो वेस्टर्न, जैसे पहले दिवाली पे हम सिर्फ दिए चलाते थे, अब झालरें लगाते हैं और लाइटिंग तरह तरह की करते हैं, तो ये कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स जो एक समय पे मॉडिफाई हुआ। इसके बाद पास टू मॉडर्नाइजेशन। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ब्रिटिश एम्पायर के बाद, जब ब्रिटिशर्स ने हम पे इन्वेजन किया और उसके बाद जो धीरे धीरे रेवोल्यूशंस हुए, उसके बाद किस तरह से हम उस अवस्था को प्राप्त हुए जिस अवस्था में हम अभी हैं, तो ये हम स्टडी करेंगे पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन में।
द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, दो तीन, एक टेक्नोलॉजी का, स्टीम इंजन का और एक और, तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम पढ़ेंगे। डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल, पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन की कौन से रास्ते थे जिनकी वजह से जो सिविलाइजेशन आज हम देखते हैं वो इस वे में आ सकी। इसके बाद दोस्तों पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री यहीं तक थी, हिस्ट्री ये 4 यूनिट्स में खत्म हो जाती है। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में ये 2 पार्ट्स हैं जिन्हें हम स्टडी करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल साइंस अगर आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं या फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए और मेरा पर्सनल सब्जेक्ट भी है। आफ्टर फिलोसफी माय पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट इज पॉलिटिकल साइंस। फर्दर जब हम इन्हें क्लास में स्टडी करेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट बिल्ड होगा इन सभी चीज़ों में, खासकर पॉलिटिकल साइंस में, बिकॉज दिस इज द सब्जेक्ट विच इज क्लोजेस्ट टू फिलोसफी। ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का संविधान। किसी भी देश का संविधान कैसे बिल्ड होता है, कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन सी वजह होती हैं कि वो संविधान बनना ज़रूरी हो जाता है। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में कैसे इलेक्शन और कोई भी नेता है उसके रिप्रेजेंटेशन का जो कल्चर है वो 1946 से है। और बाकी सारी चीज़ें, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी, फेडरलिज्म, लोकल टू गवर्नमेंट्स, सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। बेसिकली ये सारी टॉपिक्स आपने कहीं ना कहीं डेली न्यूज़पेपर में, न्यूज़ेस में या किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर से सुन भी रखे होंगे। पार्ट बी 11th क्लास में है पॉलिटिकल थ्योरीज। पॉलिटिकल थ्योरीज इन इंट्रोडक्शन, सबसे पहले की पॉलिटिकल थ्योरीज होती क्या है, उसके बाद लिबर्टी, इक्विटी, जस्टिस, राइट, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। ये सारी वो विचारधाराएं हैं जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करेंगे तब 90% ऑफ द टाइम्स आप इन्हीं सारे वर्ड्स, इन्हीं सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे जो पार्ट वी में दिए गए हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म और सेक्युलरिज्म, इन सभी का एक प्रॉपर वे में मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है इसका पार्ट भी, खासकर जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि ये सारे जो 8 के 8 टॉपिक्स हैं ये कितने इंटरेस्टिंग हैं। तो ये है आपके पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस और एक डिटेल्ड ओवरव्यू। आइए अब तीसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो सोशियोलॉजी बेसिकली ये वो टर्मिनोलॉजी है जो एक सोसाइटी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होती है। हिंदी में एक टर्म यूज करते हैं हम इसके लिए, समाज शास्त्र। बेसिकली आपके आसपास की जो सोसाइटी है, आपके आसपास का जो समाज है, उसे एक सिस्टमेटिक वे में अगर आप लिपियांतरित करेंगे तो इट इज कॉल्ड एज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी बेसिकली क्लास 11th में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी बेसिकली इसमें कुछ 4-5 टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे, जिन्हें सोसाइटी, सोशियोलॉजी, रिलेशन विद द अदर सोशल साइंसेज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स टुवर्ड्स सोशियोलॉजी जैसा कि मैंने बताया, और सोशल इंस्टीट्यूशंस, कल्चर एंड सोसाइटीज, प्रैक्टिकल सोशियोलॉजी एंड मेथड्स एंड टेक्निक्स। बेसिकली ये वही चीज़ें हैं जो हेल्प करेंगी हमारे आसपास के समाज को बेहतर तरीके से जानने में। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इज स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्ट्रिफिकेशन, मतलब जो भी एक स्ट्रक्चर्ड चीज़ें हैं, कुछ फिलोसोफर्स भी होंगे, कुछ सोशोलॉजिस्ट भी होंगे इसमें जिन्हें आप पढ़ेंगे, जैसे प्लेटो हैं, एरिस्टोटल हैं, इन सभी को। और सोशल चेंज मतलब दो सोसाइटीज़ के बीच में जब सोशल चेंज आता है तो उसे किस तरह स्टडी करते हैं, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, वेस्टर्न सोशल थिंकर्स, ये 2 नाम जो मैंने बताए, प्लेटो और एरिस्टोटल, और बहुत सारे हैं वैसे, इंडोजीनियस भी हैं कुछ, जिन्हें हम एज अ वेस्टर्न सोशल थिंकर्स कंसिडर करते हैं। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जैसे जीएस घुर्रे, डीपी मुखर्जी वगैरह, ये सब इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, अगर आप इसे स्टडी करते हैं तो। बेसिकली जब आप क्लास में मुझे मिलेंगे तो आई विल एक्सप्लेन इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स के जिन्हें पढ़ने में कहीं ज़्यादा मज़ा आता है,
in comparison to the other subjects. तो ये है आपका चौथा सब्जेक्ट जिसका नाम है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और आपको पता है ज्योग्राफी किसे कहते हैं। हमारा जो अर्थ है, अर्थ पे 71% वाटर है एंड 29% लैंड है, राइट। तो जो 29% लैंड है उसे कहते हैं जियोग्राफी, और जो रेस्ट 71% ओशियनो ओशनिक लाइफ है उसे कहते हैं ओशियनोग्राफी। तो बेसिकली 90% हम ज्योग्राफी में उस 29% भूभाग को स्टडी करेंगे जो लैंड है, वाटर्स में नहीं है। ओके, तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इन when it comes to Indian continental, तो it is like a physical environment, ये सब हम स्टडी करेंगे इसमें। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, द अर्थ, लैंड फॉर्म, कैसे लैंड फॉर्म करती है, क्लाइमेट चेंजेस एंड ऑल, वाटर्स। ओशियनोग्राफी का एक बहुत छोटा सा पार्ट इसमें है, मतलब सिर्फ एक टॉपिक के रूप में, जिसे हम स्टडी करेंगे। लाइफ ऑन द अर्थ, मैप एंड डायग्राम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मैप एंड डायग्राम, इसके बिना कोई भी ज्योग्राफी आपको समझ में नहीं आ सकती। और काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर प्रिपरेशन के या फिर जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। इसका पार्ट बी है इंडियन ओरिजिन की कॉन्टेक्स्ट में, इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसकी जो साइकोग्राफी है वो क्लाइमेट एंड नेचर, वेजिटेशंस की, भारत में जो क्लाइमेट है किस तरह से चेंज होता है, कहाँ मानसून कहाँ से आती है, कैसे आती है एंड ऑल, नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स जो भी अभी तक हुए हैं वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे। ये तो बात हो गई आपके 4 सब्जेक्ट्स की जो हमने पीछे जाना, लेकिन अब हम बात करेंगे इस पूरे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स से जो करियर के अपॉर्चुनिटीज या करियर के जो ऑप्शंस हमारे पास निकल के आते हैं उनके बारे में। चलिए चलते हैं करियर के सेक्शन पे। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमैनिटीज जो टॉप कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं वो ऑफर करती हैं। सबसे पहले ह्यूमैनिटीज के लिए जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे 12th क्रॉस करके, तब सबसे अप्रोप्रिएट जो आपके लिए इंस्टीट्यूशन होगा वो होगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हर साल बहुत सारे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को पास आउट करता है, और ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है पूरे इंडिया में ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो। इसके बाद लोला कॉलेज, हिंदू कॉलेज, ये एक बहुत अच्छा कॉलेज है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के लिए। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, ये चेन्नई में है, और क्राइस्ट, ये भी चेन्नई में है। और अभी 2020 में आईआईटी बॉम्बे ने भी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स को लेकर एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया है जिसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज है। तो आप देख सकते हैं आईआईटीज तक में ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के लिए ब्रांचेस खुल रही हैं, तो इसका वैल्यू इन फ्यूचर आप समझ सकते हैं कितना हायर होने वाला है। अदर देन दैट, ये तो टॉप कॉलेजेस हैं जहां आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं आफ्टर योर 12th। लेकिन आफ्टर द ग्रेजुएशन व्हाट विल हैपन, आप क्या क्या कर सकते हैं, सबसे सूटेबल करियर ऑप्शंस क्या होंगे आपके लिए। और ये सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, प्राइवेट जॉब्स के लिए हम बात करेंगे आगे क्लासेस में, बट जो करियर ऑप्शंस हो सकते हैं ह्यूमैनिटीज के लिए, सबसे बेस्ट आपके लिए है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्वेंट्स जो भी हैं, भले वो ह्यूमैनिटीज से पढ़ाई करके ना गए हों, जिस भी स्ट्रीम से उन्होंने पढ़ाई की हो, लेकिन अगर वो सिविल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले तो NCERT क्लास 11th क्लास 12th की पढ़नी होती है, और उसके बाद वो सारे सब्जेक्ट्स उन्हें दोबारा से पढ़ने होते हैं जो आप ग्रेजुएशन में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। वो सब्जेक्ट्स वही हैं, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, समटाइम्स फिलोसफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। ये कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो यूपीएससी के सिलेबस में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। लगभग 34% का जो वेटेज है वो जीएस का रहता है, और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पढ़ने वालों की जीएस ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहले आप सिविल सर्विसेज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए एकदम परफेक्ट करियर ऑप्शन है, ये हमेशा टॉप पे रहेगा व्हेन इट कम्स टू द करियर ऑफ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स। दूसरे नंबर पे है रिसर्च। आप नेट या जेआरएफ के थ्रू रिसर्च में जा सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक जो भी आपको पसंद हो, लेकिन ये आप मास्टर्स के बाद कर सकते हैं, आप उसमें रिसर्च कर सकते हैं। और इसमें भी रिसर्च में भी काफ़ी अच्छे करियर ऑप्शन हैं, आगे आप प्रोफेसर बन सकते हैं। एक प्रोफेसर का जो लिविंग स्टैंडर्ड है आपको पता है एक सिविल सर्वेंट से कम नहीं होता है। अदर देन दिस, आप एक लिंग्विस्ट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। हमारे जो गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री है, उसमें बहुत सारी लिंग्विस्ट की और फॉरेन
रिलेशन है जो फॉरेन एम्बेसीज, उनमें भी लिंग्विस्ट की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है, उसमें भी आप जा सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस डेफिनेटली ये बहुत एक क्लास ए की जॉब है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको आर्कियोलॉजी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, आप आर्कियोलॉजी ऑप्ट कर सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस आप ऑप्ट कर सकते हैं, आप लॉयर बन सकते हैं। और हियर कम्स द बेस्ट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स। अगर आपने इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट किया है और आप कॉर्पोरेट में भी जाना चाहते हैं, तो भी इस सब्जेक्ट के साथ आपको बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मुझे याद है मेरे एक सीनियर थे, वो इकोनॉमिक्स से उन्होंने मास्टर्स किया था और जेएनयू से उन्होंने मास्टर्स किया था, और उसके बाद 40 लाख पर एनम का उनका पैकेज था सिर्फ मास्टर्स कर लेने के बाद इकोनॉमिक्स में। तो आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। ये था स्टूडेंट्स ओवरऑल ओवरव्यू ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स का, जहाँ मैंने आपको ह्यूमैनिटीज़ के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में बताया। हमने टॉप कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात की, जो टॉप करियर ऑप्शंस हैं उनके बारे में बात की। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप एकदम मुझे पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे लिख सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। इसके अलावा बहुत ही जल्दी हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट्स की। क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आप स्कोर कितना करेंगे ये आप पर निर्भर करता है, ये लगभग 60% आप पर निर्भर करता है, लेकिन उन क्लासेस से आप सीखेंगे कितना, ये 90% मुझ पर निर्भर करता है। तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा नॉलेज सीख करके जाएंगे उन क्लासेस से, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ। फिलहाल आप ह्यूमैनिटीज़ अगर एज अ करियर ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि एक इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, देन गो फॉर इट। एंड एक और बात, ह्यूमैनिटीज़ में कहीं ज़्यादा कम कंपटीशन देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू दी साइंस सब्जेक्ट्स। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि ह्यूमैनिटीज़ की कितनी ही सारी कॉलेजेस में वैकेंसीज, कॉलेजेस में सीट्स और इन करियर्स में सीट्स जो हैं वो खाली चली जाती हैं। मतलब लोग उन्हें फुलफिल ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो ह्यूमैनिटीज़ ऐसा सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता। तो ये कई सारे करियर ऑप्शंस हैं जो आपके लिए खुल जाते हैं, जहाँ पे कोर मैथ्स और फिजिक्स ना मांगा गया हो। हर उस जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं ह्यूमैनिटीज़ एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करने के बाद भी। तो आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप हमारे साथ फर्दर जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे।